जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मेरे पास ये पुस्तक है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर। ये श्याम सिंह ने जो है आज से 25-26 साल पहले लिखा था, जिसका प्रकाशन 2001 में हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें जो है लिखी हुई हैं बाबा साहब के बारे में। ये अब देखिएगा, जो है लिखा हुआ है कि मेरे जीवन से यदि तुम्हें कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो यह है कि मैंने कभी भी अपने दलित समुदाय का त्याग नहीं किया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जीवन में सदा उनकी खुशियों और दुखों को बांटा है और मैं आगे भी जीवन भर ऐसा ही करता रहूँगा। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे जो है हमारे नेता हैं या सोशल वर्कर हैं या राजनैतिक व्यक्ति हैं, जो अपनी उत्कट अभिलाषा के लिए या राजनैतिक महत्वाकांक्षा के लिए, आर्थिक लाभ के लिए बाबा साहब के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं कि संविधान का निर्माण जो है में बाबा साहब का वो योगदान नहीं था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो इस पर जो है इस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ लोग कुछ संविधान के 1-2 सदस्यों का स्टेटमेंट उठा लाते हैं और बाबा साहब का वो स्टेटमेंट भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका पालन करने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो वो संविधान खराब सिद्ध होता है। और बाबा साहब ने दूसरी तरफ यह भी कहा था कि संविधान कुछ कम भी अच्छा हो, अगर उसके पालन करने वाले अच्छे लोग हैं तो वह संविधान बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आपको कुछ और चीज़ों को जो है बताऊंगा कि भारत में क्या चल रहा था। आपकी इस किताब में भी कुछ लिखा हुआ है। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ है तो पहले वाले में बाबा साहब को नहीं चुना गया था, जिसकी वजह से माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने पूर्वी बंगाल की अपनी सीट खाली करके बाबा साहब को वहां से चुनवाया था। और दिसंबर 1946 में बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, जिसमें उनको 4 समितियों का सदस्य जो है बनाया गया था। और उस समितियों में रहते हुए बाबा साहब ने चरखे के स्थान पर अशोक की लाट और सारनाथ का स्तूप जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको चुन करके वहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया था। और इसके अलावा 3 जून तक, जब तक कि 2 जून में को जब बंटवारा हो गया था भारत और पाकिस्तान का, तब तक बाबा साहब ने बहुत अच्छा कार्य संविधान सभा में किया। जो लोग ये कहते हैं कि प्रारूप समिति के गठन तक बाबा साहब का कोई भी योगदान नहीं था, वो ये जान लें। बाबा साहब का 9 दिसंबर 1946 से 2 जून 1947 तक संविधान निर्माण में बराबर योगदान रहा। बंटवारे के बाद बाबा साहब की सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई और इनके कार्यों को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये जो है पत्र लिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजी खरे जी को कि 14 जुलाई को जो बैठक होनी है संविधान सभा की, उसमें बाबा साहब का चुन के आना बहुत ज़रूरी है। इसके पूर्व नेहरू जी जो है ये चाहते थे कि आइवर जेनिंग्स भारत के संविधान लिखने में योगदान दें। ये चर्चा जब करने जो है नेहरू जी पहुँचे गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने जो है बाबा साहब का नाम उनको सुझाया था। और आइवर जेनिंग्स ने भी कहा था कि आप मुझसे ये जो है काम जो करवाने आए हैं, इसके लिए मुझसे भी अच्छा बेहतर आदमी आपको आपके ही देश में डॉक्टर अंबेडकर के रूप में विद्यमान हैं। इस सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए हम जो है आपका संविधान तथा संविधान सभा के पर परिचर्चा एवं संविधान निर्माण में बाबा साहब का योगदान, उनका रोल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है उपस्थित हैं सम्मानीय माननीय आदरणीय के राहुल साहब, जो इंडियन ऑडिट अकाउंट के वरिष्ठ लेखा अधिकारी रहे हैं
आप रिटायर्ड हैं, आपका जो है संविधान सभा पर और संविधान के साथ बाबा साहब पर बहुत अच्छा अध्ययन है। मैं आपसे संविधान सभा के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, इसके चुनाव के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव के बारे में आप थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। नमो बुद्धाय साथियों, एक छोटा सा अनुरोध है आपसे मेरा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। डॉक्टर यशवंत सिंह जी, आपने मुझको जो है डॉक्टर अम्बेडकर पर बोलने के लिए या उनके योगदान पर बोलने के लिए जो है चयन किया है, तो मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस काम के लिए मुझको मेरा चयन किया। मैं अगर डॉक्टर अम्बेडकर पर जो है जाने बगैर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को जाने बगैर ना आप भारत को जान सकते हैं ना भारत के संविधान को जान सकते हैं जी। तो पहली चीज़ हमारे लोगों को चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को जाने, और डॉक्टर अम्बेडकर को जानने के लिए उनका एक कथन है जी। कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर देश और मेरे खुद के बारे में अगर मुझसे कोई चयन करने को कहेगा तो मैं देश का चयन करूँगा। मेरी अपेक्षा जो है देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई देश और दलितों के बीच में चयन करने की बात करेगा तो मैं दलितों का चयन करूंगा, क्योंकि ये देश के ऐसे लोग हैं जिनके साथ सदैव अन्याय हुआ है। जी 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 जी। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र में इस देश के वंचित लोगों का कल्याण है। जी जी जी। और उनके कल्याण के बगैर, उनकी बड़ी तादाद है, उनके कल्याण के बगैर देश का कल्याण हो ही नहीं सकता है। उनके समृद्ध हुए बगैर देश समृद्ध हो ही नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत को कैसा देखना चाहते थे। अगर डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत के बारे में चर्चा हम करें तो सबसे पहली चीज़ हमको राष्ट्र की परिभाषा करनी पड़ेगी। जी जी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश के जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं उन्हें राष्ट्र की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र के बारे में क्या कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का कथन यह है जी। कि जहां पर सभी लोगों के दुख सुख और सपने साझे हों उसको राष्ट्र कहा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर हजारों टुकड़ों में बटा हुआ समाज है तो क्या हजारों टुकड़ों के जो है दुख सुख और सपने साझे हैं। इनके सपनों को साझा किए बगैर, इनके दुख सुख को साझा किए बगैर आप राष्ट्र की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो यह जो डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है राष्ट्र के बारे में, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले जो देश के नागरिकों का विभाजन किया गया है जातियों में, वर्णों में, वो इस व्यवस्था का समापन चाह रहे हैं। इसीलिए जो है आप समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने कालखंड के दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। और उनके अर्थशास्त्र की रिसर्च जो है वो है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उनके उसी निष्कर्षों से भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उन्हीं निष्कर्षों से जो है दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड को मान्यता मिली है। उसके पहले तमाम जो है करेंसीज का अलग अलग वो थी, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत लिखा कि अगर सारी दुनिया की जो है करेंसीज को सही ढंग से समझना हो तो आप गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरे विश्व के लिए लागू कर दीजिए। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण काम हैं डॉक्टर अम्बेडकर के अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र में डॉक्टर अम्बेडकर के इस कार्य के बराबर किसी ने काम नहीं किया उनके कालखंड को। तो समझा जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन उन्होंने भारत से गरीबी मिटाओ अभियान नहीं चलाया, न गरीबी मिटाने की बात किया है, उन्होंने जाति मिटाने की बात किया है। तो अगर जाति मिटाने की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब जाति का सृजन देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर अम्बेडकर देश को जो है जाति विहीन बना करके जो है देश की बड़ी समस्या से निजात दिलाना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को समझ लेते हैं, तब हम आते हैं उस पर कि डॉक्टर अम्बेडकर को समझने के बाद आपको भारत के संविधान को समझना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस संविधान में योगदान क्या है।
जी जी तो अब इसके बारे में समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान के निर्माण में किया योगदान है। तो डॉक्टर अंबेडकर की यह यात्रा 1917 से शुरू हुई। हाँ, आज से नहीं, 1917 से शुरू हो रही है। साउथ तब डॉक्टर अंबेडकर छात्र थे, पढ़ रहे थे, और उस समय यह चर्चा चल रही थी कि जो वायसराय की कमेटी है उसमें भारतीयों को स्थान दिया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो भी अपनी बात को अपने ढंग से कर सकें, अपने बारे में कुछ सोच सकें। इस चीज को जानने के लिए कि क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो कमेटी बनाई गई थी वो साउथ बोरो के नेतृत्व बनाई गई थी, इसलिए उसको साउथ बोरो कमेटी कहा जाता है। उस साउथ बोरो कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, और पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने यह बताया कि भारत में चौथाई लोग ऐसे रह रहे हैं जिनसे सभी दूरियां बनाते हैं। अगर भारतीयों को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल भी गया और वो चौथाई लोगों को अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो उनकी बात कोई नहीं करेगा और वो वंचित रह जाएंगे। जी जी जी। और इस डॉक्टर अंबेडकर के इस जो है कथन को पढ़ करके साउथ बोरो बड़े अचंभित होते हैं और वो कहते हैं दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट लाइक मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मानवाधिकार। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पहली बार ये कह रहे थे कि देश के चौथाई लोग ऐसे हैं जिनको मनुष्य ही नहीं समझा जाता, उनको भी मनुष्य समझा जाए, समझा जाना। तो डॉक्टर अंबेडकर की संविधान में योगदान की जो यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है और डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को माना जाता है, और उसके तहत जो है यहाँ पर जो है जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज थी उनके भी लोगों को शामिल किया जाने की बात आती है और ये आगे चलती है। इसके बाद अगला जो है आता है कि 10 साल के बाद उसका जो है समीक्षा की जानी थी। तो जब 1929 की जो है समीक्षा की आता है तो 1927 में दूसरा कमीशन एक अपॉइंट होता है जिसको आप साइमन कमीशन कहते हो। क्योंकि साउथ बोरो के उससे जो है यहाँ के लोग जान गए थे कि क्या करने जा रहे हैं, इसलिए वो जो है साइमन कमीशन से पहले से सचेत थे और उन्होंने यह कह करके साउथ कमीशन का विरोध किया, वो साइमन कमीशन का विरोध किया कि इसमें कोई भारतीय नहीं है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसके विपरीत थे। डॉक्टर अंबेडकर का कथन यह था कि यहाँ के लोगों का जो है, यहाँ के लोग अपने अपने पक्ष की बात करेंगे, न्याय का तकाजा होता है कि तीसरा पक्ष होना चाहिए, है नहीं। साइमन जो है का जो कमीशन आ रहा है उसमें न इस पक्ष का कोई व्यक्ति है न उस पक्ष का कोई व्यक्ति है, तो वो दोनों के साथ न्याय करेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साइमन की बात को वो कर रहे थे, उसके स्वागत कर रहे थे, लेकिन अन्य लोग जो है साइमन का विरोध कर रहे थे। अंततोगत्वा साइमन की जो है रिपोर्ट आती है, सारी चीज़ें होती हैं और उसमें जो रिकमेंडेशन आती है कि यहाँ के लोगों को क्या दिया जाए, उसका नाम दिया जाता है कम्युनल अवार्ड। मैं कहना चाहूँगा साथियों कि कम्युनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो कभी अवार्ड ही नहीं हुआ, यानी उसकी सिफारिशें लागू ही नहीं हुई और वह जो है पूना पैक्ट के तहत ध्वस्त हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर अपनी हार को मानते नहीं हैं और वो आगे चलते हैं। जब 1935 का एक्ट लागू होता है और 1937 में जो गवर्नमेंट बनती है उसमें डॉक्टर अंबेडकर शामिल होते हैं। इसके आगे से जो है शुरू हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बनाने का वो, और जब भारत की संविधान सभा के लिए चुनाव होता है डॉक्टर अंबेडकर उस चुनाव को हार जाते हैं। प्राइमरी चुनाव में जब हार जाते हैं और जो पूर्वी बंगाल का कहा जाता था, जिसको बाद में पूर्वी पाकिस्तान किया गया, वहाँ से एक क्षेत्र खुलना हुआ करता था, वहाँ से योगेंद्र नाथ मंडल नाम के एक शख्स जो है संविधान सभा के लिए चुन गए थे। डॉक्टर संविधान सभा के लिए नहीं चुने जा पाए थे। योगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा देकर के वो सीट वैकेंट की और वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर को फिर से जो है चुनाव लड़वा करके संविधान सभा के लिए चुना गया। अब जब संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर चुन जाते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर अंबेडकर शामिल होते हैं। यहाँ से संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और आगे चर्चा चलती है। तो जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि 9 दिसंबर 1946 और 2 जून
1947 2 जून के 1947 के बीच जो है जो संविधान सभा की कार्यवाहियाँ हुई, इनमें डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी चीज हासिल की थी, और वह यह था कि चरखे की जगह पर जो है अशोक स्तंभ और सांची के स्तूप का शामिल किया जाना, शामिल करा लेते हैं। लेकिन इसी बीच जो है 2 जून को भारत का विभाजन हो जाता है, और वह क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर मेंबर होकर के आए थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता फिर से निरस्त हो जाती है। अब यहाँ पर मैं जो भारत का विभाजन हो रहा है उसमें एक साजिश का खुलासा करना चाहता हूँ। 2 क्षेत्र थे, एक था मुर्शिदाबाद और एक था खुलना। मुर्शिदाबाद उस समय जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। पाकिस्तान चाहता था कि मुर्शिदाबाद जो है पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है खुलना को पाकिस्तान में भेज दिया, जबकि वहाँ पर मुस्लिम कम थे, दलित ज़्यादा थे। वहाँ पर दलितों की आबादी 30% थी, और इस क्षेत्र को, जो खुलना क्षेत्र को, पाकिस्तान में इसलिए भेजा गया कि डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो जाए, या डॉक्टर सदस्यता खत्म हो जाती है, भारत के संविधान सभा के मेंबर वो नहीं रह जाते हैं, तब उन्हें जो है दोबारा महाराष्ट्र से जो है यह कह करके ये जो है मतलब चुनाव करवाया जाता है कि 14 जुलाई 2047 को जो संविधान सभा की बैठक होने जा रही है उसमें डॉक्टर अंबेडकर का शामिल होना जरूरी है। दोबारा जो है डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनवा करके लाए जाते हैं, तब वो संविधान सभा के मेंबर बनते हैं, और तब ये कहानी आगे चलती है। उसके बाद जो है 15 अगस्त 47 को देश का जो है सत्ता देशवासियों के हाथ में आ जाती है, यानी यहाँ पर जो है अंग्रेजों से जो है सत्ता भारतीयों को मिल जाती है। अच्छा सर, आपसे मैं एक प्रश्न जो है करना चाहूँगा। हाँ। कि जैसा संविधान सभा के बारे में बोला जाता है, संविधान के प्रारूप के बारे में बोला जाता है, हाँ। कि माननीय BN राव साहब थे, उन्होंने प्रारूप बनाया था संविधान का, हाँ। लेकिन उनके संविधान के प्रारूप में 243 धाराएं थी, हाँ। आर्टिकल थे, हाँ। और 13 अनुसूचियां थी। हाँ। और जबकि जो बाबा साहब ने जो प्रारूप बनाया था उसमें 315 धाराएं मतलब आर्टिकल्स थे, और 8 अनुसूचियां थी। जबकि जो बाबा साहब ने संविधान बना के तैयार किया था उसमें 395 अनुच्छेद अर्थात धाराएं थी और 8 अनुसूचियां थी। अब इसके बारे में जो ये BN राव को जो है दिया जाता है, लेकिन आप देखिए कि जब संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने अपना प्रारूप का जो है स्पीच दिया था, एक लंबी स्पीच दी थी और सरल भाषा में। उसके बारे में इस बुक में संविधान सभा के जो है बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों के दिए हुए हैं, जिसको मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों को पढ़ के आपका सुना दूँ जो है आपको। TT कृष्णामाचारी जी, इन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में से मैं एक हूँ जिसने डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सावधानी पूर्वक सुना है। मैं उस परिश्रम और उत्साह को जानता हूँ जिससे उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है। मैं यह महसूस करता हूँ कि जो ध्यान भारतीय संविधान के निर्माण में दिया जाना अनिवार्य था वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। संविधान सभा शायद यह जानती है कि आपके द्वारा मनोनीत 7 सदस्य थे, उनमें से एक ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया और उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी गई। एक सदस्य का देहांत हो गया और उसका स्थान नहीं भरा गया। एक अमेरिका चला गया और स्थान खाली रहा। दूसरा सदस्य राजकीय कार्यों में व्यस्त रहा और उसका स्थान भी खाली रहा। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से बाहर रहे और शायद स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो सके। हुआ यह कि संविधान बनाने का भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ पड़ा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि जिस ढंग से उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य किया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह निसंदेह प्रशंसनीय है। वास्तव में मेरा कहना है कि इस तरह के कार्य
को जो ध्यान संपूर्ण कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को देना था वह नहीं दिया गया। मुझे विश्वास है कि ये अच्छा काम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कमेटी की संस्तुतियां स्वीकार कर ली, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में उसके बाद कुछ नहीं सुना गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और माधव राव ने संशोधन सुझावों की छंटनी की और उन्होंने कुछ प्रस्ताव तैयार किए, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह ड्राफ्टिंग कमेटी थी ही नहीं। उन्होंने भी बाबा साहब के बारे में जो है बोलते हुए ये बोला है, उनको बधाई देते हुए कि महोदय, संविधान सभा में संविधान का जो प्रारूप रखा गया है उसकी मसौदा समिति और उसके चेयरमैन पर होने वाली बधाइयों के सहगान में मुझे भी शामिल होना है। विशेष रूप से मैं कानून मंत्री का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे सोच विचार के लिए संविधान को मुख्य रूप से सरल रूप में रखा है। उन्होंने इसमें विचारोत्तेजक भावनाएं रखी हैं। उन्होंने यह बताया है कि कुछ मुद्दों को क्यों शामिल किया गया है और कुछ अन्य विषयों को इस तरह क्यों रखा गया है। इसी तरह से जो है बहुत सारे जो है सदस्य थे जिन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट दिया और उनको बधाइयाँ दी। जैसे मिस्टर जो है धीमान एस नागप्पा जी हैं। इन्होंने कहा है कि माननीय उपाध्यक्ष, मसौदा समिति के चेयरमैन और उसके साथियों को बधाई देने में मैं पूर्व वक्ताओं के साथ सम्मिलित होता हूं। उन्होंने सभी समस्याओं के सभी पहलुओं और विभिन्न उप समितियों की तमाम रपटों पर ध्यान देते हुए उन्हें समाहित किया है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रपट और संविधान प्रारूप के परिचय में कहा कि यह संविधान संरचना में संघीय है लेकिन व्यवहार में एकात्मक है। महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने में जो कष्ट उठाए हैं, मैं एक बार पुनः उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। निसंदेह एक बड़ा काम है, लेकिन उन्होंने इस काम को इतने कम समय में सफलतापूर्वक कर दिखाया है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लगभग सदस्य हैं उन सभी के स्टेटमेंट आप इस बुक में देख सकते हैं। लगभग 40-45 पेजों में ये जो है रखा गया है, इसको एडिट किया गया है, इसको दिया गया है। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो सर, मेरा ये जो मैंने ये पढ़ के सुनाया है, इसमें जो SC, ST और OBC के लोग हैं जो बाबा साहब के ऊपर लांछन लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि बाबा साहब ने इस संविधान के निर्माण में उतना बड़ा योगदान नहीं दिया, तो क्या उस समय जो 4 नवंबर के बाद 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, उसके बाद जो बधाइयों का तांता कई दिनों तक चला है, क्या ये सब फ्रॉड है या ये जो लोग कर रहे हैं ये अपने किसी राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए कहीं जुटे हुए हैं? जी सर, को बड़ा महत्वपूर्ण है जी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के सोच के केंद्र में सर्वाधिक जो है डिप्रेस्ड लोग हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि अगर उतनी आबादी को हम उसके भरोसे छोड़ देंगे तो फिर देश समृद्ध नहीं होगा। जी जी। अगर डॉक्टर अंबेडकर की इस चीज को आप समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कैसा भारत चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। बगैर इसको समझे हुए आप ना डॉक्टर अंबेडकर को डिफाइन कर सकते हो ना भारत के संविधान को डिफाइन कर सकते हो। सच्चाई यह है कि जो भारत के संविधान पर डिबेट हुई है, तमाम जो है प्रस्तावों पर जो डिबेट हुई है, उसमें मैक्सिमम के जवाब जो है डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया है। और एक खासियत और रही है कि संविधान सभा में कोई भी प्रस्ताव वोट से नहीं पारित किया गया, वोट के आधार पर नहीं पारित किया गया, संपूर्ण सहमति पर किया गया। जी सर। और इसकी क्रेडिट अगर किसी को दी जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को दी जाती है कि उन्होंने कभी किसी मुद्दे पर जो है वोटिंग नहीं होने दी। जी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना यह था कि अगर एक व्यक्ति भी जो है हमारे उत्तर से असहमत हो जाएगा तो यह सबका संविधान नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर चाह रहे थे कि इस देश के समस्त लोग इस संविधान को अपना समझें। जी जी जी। इसलिए उन्होंने वोटिंग नहीं होने दिया।
इसलिए ये जो लोग भी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को समग्रता से नहीं पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान को समग्रता से नहीं पढ़ रहे हैं। एक प्रश्न और है कि यही 5 नवंबर 1948 को या 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के जो सदस्य हैं माननीय अरुण चंद गुहा जी, पेज नंबर 27 और 28 पे इसका वर्णन है, आप इसमें देख सकते हैं। उन्होंने बधाई देने के बाद बाबा साहब के ऊपर ये ब्लेम किया था कि बाबा साहब ने गांव की जो रूपरेखा है, एक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में उन्होंने बोला है कि बाबा साहब ने केंद्र सरकार को सारी शक्तियां दे दी है, राज्य सरकार को सेना रखने का अधिकार नहीं दिया है और गांव को उतना अधिकार नहीं दिया है। तो क्या इसके पीछे जो गांव का आडंबर है, छुआछूत वाला या जात पात वाला या जो है जमीन के बंटवारे और जमीन किसानों को लेके उनके मन में कुछ और विचार थे, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने जी। मैंने वही चीज़ कही कि डॉक्टर अंबेडकर जो है पावर को जो है ग्राम पंचायत में नहीं वो करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर पावर को जो है केंद्र में रखना चाहते थे, इसलिए रखना चाहते थे कि उस समय की जो व्यवस्था थी, जो रूढ़ियाँ थी, जो छुआछूत था या जो ये इस तरह की बुराइयाँ थी, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादातर जो है गांव के लोग ही थे। बिल्कुल सर। तो अगर वह पावर जो है गांव के लोगों को दे दी जाती तो ये कभी समाप्त होती ही, वो रूढ़ियों को पाले रहते। वो बिल्कुल पाले, आज तक जैसे पाले हुए हैं, आज तक वो पाले हुए हैं, आज भी वो चीज ज्यादा स्तर पर गाँव में ही है। जो आजकल जाति पात और छुआछूत और ये आडंबर चल रहा है वो गांव से ही स्टार्ट होता है, गांव में ही। भारत की बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने नजदीक से देखा था और उनको ये लग रहा था कि अगर ये अल्पज्ञ हैं, ये दूसरे के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कास्ट सिस्टम क्या है और ये क्यों है, किसी को नीचा मानना किसी को ऊंचा, उनको पता ही नहीं का है, वो तो सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो जो अंधभक्त है, जिसका कोई विजन नहीं है, तो वो तो उसको उसी तरीके से पालन कर देगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना ये था कि अगर पावर को हम गांव पंचायत में इन्वेस्ट कर देंगे तो ये कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि जो है वहां पर जाएंगे, जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पर पढ़े लिखे लोग भी होंगे, पूरे देश के लोग होंगे, तो पूरे देश के स्तर पर विचार होगा। अच्छा सर, ये जो है ये भी सही है एक तरीके से कि उन्होंने सेना को रखने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया। अगर राज्यों को सेना रखने, पुलिस रखने का अधिकार है ही, राज्यों को सेना रखने का भी अधिकार हो जाता तो आपस में लड़के वो अपना स्टेट अलग, अपना स्टेट अलग, अपना स्टेट अलग, भारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता। नहीं, इस चीज को समझने के लिए आपको मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ जी। जो अमेरिका आप कहते हैं, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ जी। और जो भारत है इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया। है नहीं? तो इन दोनों में एक खास, तो यूनाइटेड स्टेट का जो कंसेप्ट है वहां पर यह है कि वहां का कोई स्टेट, कोई जो है क्षेत्र, उसका मेंबर हो सकता है और फिर वो अपनी स्वेच्छा से चाहे तो अलग भी हो सकता है। यूनियन का जो कंसेप्ट है उसमें यह है कि आप आएंगे तो स्वेच्छा से, लेकिन आप स्वेच्छा से जा नहीं सकेंगे। फिर पूरे उसकी यह जो है कंसेप्ट दे करके डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जो है यूनिटी को बढ़ाया। 547 राज्यों को इकट्ठा कर लिया, तो 547 शामिल तो हो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं, उनको फिर पूरे सबकी जो है कंसेंट लेनी नहीं, तो आज भारत 547 राज्यों में बढ़ गया होता। जी। तो इस बीच हमारे बीच जो है मनसाराम जी आए हुए हैं, आप भी शामिल हुए हैं और हम इस वार्ता को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, ये जो है जो क्या कहते हैं SC ST को एक ग्रुप में शामिल किया गया था जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहा गया था, बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लास कहते थे। और उसके पहले जो है शूद्र, अतिशूद्र का या शूद्र का कॉन्सेप्ट था, कितने दिनों तक था ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राचीन किताबों में जो कि भारत के बाहर की किताबें हैं
उसमें तो भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ण वाला कॉन्सेप्ट क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में इन लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया था कि जो लोग बच गए हैं या जो लोग जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनको सिस्टम में नहीं शामिल किया गया, उनको आरक्षण में नहीं शामिल किया गया, उनको डिप्रेस्ड कम्युनिटी में नहीं शामिल किया गया, उनके लिए 340 आर्टिकल का क्या सिस्टम है सर, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये इस सवाल का जवाब देने के पहले पिछले सवाल में कुछ छूट गया था। अच्छा सर, जिसको मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। जी। जहाँ हम गाँव की बात कर रहे हैं, हाँ। और उनकी बात कर रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो गांव डॉक्टर अंबेडकर की सोच के बाहर नहीं थे। सबसे ज्यादा जो है गांव ही डॉक्टर अंबेडकर की सोच के अंदर थे, गांव की भलाई है। क्यों कि अगर उसको आप देखिए तो कम्युनल अवार्ड के जो 4 पॉइंट हैं, उसमें से दूसरा पॉइंट है सेपरेट सेटलमेंट। ये बंदोबस्ती से संबंधित। डॉक्टर अंबेडकर का उस समय ये कहना था कि चूंकि ये जो भी है, हमको प्राकृतिक संपदा जो भी है, ये किसी के बाप की नहीं, किसी के बाप ने नहीं बनाया है। जी। है नहीं, इसलिए इन पर किसी का भी व्यक्तिगत जो है मालिकाना हक नहीं हो सकता। बिल्कुल, है नहीं, क्योंकि ये प्रकृति से ही सारी चीजें बनी है, पेड़ पौधे जमीन जो कुछ भी है, नदियां पहाड़, तो इस पर सामूहिक जो है उपयोग का अधिकार होना चाहिए, मालिकाना हक किसी का नहीं होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सलाह दिया था कि देश की पूरी जमीन की पैमाइश की जाए और फिर उसको कैटेगराइज किया जाए। पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, इनको अलग कर दिया जाए और उसके अलावा प्लेन जमीन जो है उसको अलग करें। प्लेन जमीन के क्षेत्रफल को जो है एक बैंक बनाया जाए, जिसको लैंड बैंक कहेंगे, उसमें क्रेडिट कर दिया जाए, और एक जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन बनाया जाए। जब कोई व्यक्ति खेती करने के लिए जमीन मांगे तो उसको उतना जमीन दे दिया जाए, जब तक वो खेती करना चाहे करे, नहीं करेगा तो फिर से लैंड बैंक में क्रेडिट सरकार के उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के सोच के केंद्र में गांव का क्या महत्व था, गांव के वासियों को क्या महत्व था, है नहीं। लेकिन यह चीज जो है वहीं दबी रह गई, इस पर कभी बाद में चर्चा हुई ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद किसी ने इस पर चर्चा ही नहीं। ये वो चीजें हैं जो बाबा साहब संविधान में नहीं ला पाए, या इन जो 295-96 संविधान सभा के सदस्य थे, हाँ। इनकी दबाव की वजह से ये चीजें शामिल नहीं हो पाई। हाँ, वो सब सहमत नहीं थे। हाँ। और संविधान में वही चीज शामिल किया गया जिस पे सब सहमत है। जी। तो ये चीजें उसमें नहीं आ पाई। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है नेहरू जी डॉक्टर अंबेडकर के अंदर रहते हुए जितना डर रहे थे, उतना डॉक्टर अंबेडकर के बाहर हो जाने के बाद डर रहे थे। हाँ। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बहुत सवाल पूछा करते थे, बहुत चिट्ठियां लिखा करते थे। हाँ। तो इन बातों को वो डॉक्टर अंबेडकर जो है मेंबर न रह जाने के बाद बराबर परसू करते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी ने बाद में परसू किया ही नहीं। अच्छा सर, जो है 2 जून को जो बंटवारा हुआ है, हाँ। जो अंग्रेजी सरकार का जो है निर्णय आया है और 3 जून को बंटवारा हो गया है, जिसमें जो है पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत बन गया है। हाँ। और बाबा साहब को इन्होंने जो है उस संविधान सभा से एक तरीके से नेहरू जी ने बाहर करवा दिया, क्योंकि खुलना वाला इस क्षेत्र में वो चला गया, दलित हिंदू ज्यादा थे, तो उनको उन्होंने बांग्लादेश में दे दिया, मतलब क्या कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया, और मुर्शिदाबाद वाला स्थान इन्होंने अपने में ले लिया। तो सर जो है क्या इस दरमियान जो है बाबा साहब ने इन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ डाले थे कि जिसकी वजह से ये डर गए थे कि अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं रहेंगे तो हम संविधान इनके बना ही नहीं पाएंगे, इनके प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इनको संतुष्टि ही नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनको दोबारा शामिल किया गया, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है लेख की जो है लेटर की वजह से। गांधी जी से ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था। हाँ, गांधी जी तो सर जो है 1930-31 में जो है 32 में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जो है लंदन में जो है उनको देख चुके थे। हाँ। जिस तरह से वो जो है वहाँ पे
सामने वहाँ पे गवर्नमेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने वो अपने देश के लिए बात रख रहे थे। और गांधी जी भी जो चाहते थे जो है वो व्यवस्था नहीं लागू हो पाई थी। बाबा साहब की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से यहाँ के लोगों के लिए जो वो काम करना चाह रहे थे वो सबके लिए देना चाह रहे थे, और ये जो है कुछ खास लोगों के लिए करना चाह रहे थे। वो जो व्यवस्था बनाना चाह रहे थे गांधी जी, वो नहीं बनने दिया उन्होंने, ना तो अंग्रेजों की सुना ना इनकी सुना। इस वजह से ये जानते थे, और इन्होंने जो है नेहरू को ये सलाह भी दिया था कि आइवर जेनिंग्स की जगह पे जो है बाबा साहब को ले लो, नहीं तो वो प्रश्न पूछ के आपका संविधान बनना जो है गड़बड़ कर देंगे, आप बना नहीं पाओगे उनके मुताबिक संविधान। क्या आइवर जेनिंग्स ने भी बाबा साहब के बारे में कुछ कहा था? हाँ, जब आइवर जेनिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि हमारे जो है देश के लिए जो संविधान बनना है उसके लिए आप ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए, तो आइवर जेनिंग भी जो है डॉक्टर अंबेडकर को जानते थे, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा से पहले से परिचित थे। जी। तो उन्होंने खुद भी कहा था, आइवर जेनिंग ने खुद भी कहा था कि यार जब तुम्हारे देश में मुझसे ज्यादा बड़ा विद्वान है तो तुम हमसे काहे संपर्क कर रहे हो, उनसे क्यों नहीं करते? अच्छा, इससे पहले आरबीआई का जो है इनके जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हाँ, वो लिखा जा चुका था, और उससे पूरी दुनिया परिचित, आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। हाँ, उससे पूरी दुनिया परिचित थी। डॉक्टर अंबेडकर के उस जो है थीसिस से जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी गई है, उसमें जो उन्होंने वो बात बताया है कि बैंकों का एक जो है केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो बैंकिंग बिजनेस तो नहीं करेगा लेकिन बैंकों का कंट्रोल करेगा। उसी कंसेप्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। अच्छा सर, ये जो लोग लगाते हैं, हाँ, आज के जो है SC ST और OBC के जो लोग हैं, इनका कहना है कि बाबा साहब ही अकेले संविधान बनाने में नहीं थे। मैं भी मानता हूं कि 295 संविधान सभा में सदस्य थे, सभी ने कुछ ना कुछ योगदान दिया था, लेकिन इस सेना का जो सेनापति था संविधान का, वो तो जो है डॉक्टर अंबेडकर ही थे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनको LLD की उपाधि दी है, और डीलिट की मानद उपाधि भारतीय संविधान के ऊपर ही दी है। इस पर ये लोग क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने क्यों उपाधि दी थी? अरे भाई, जब 295 सदस्यों ने जो है संविधान को रचा है, बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान नहीं है, तो क्या अमेरिका वाले बेवकूफ हैं? उन्होंने दो उपाधियां, जो विश्व की सबसे बड़ी उपाधियां हैं, वो इनको जो है दिया। इसके बारे में कुछ सर बताना चाहेंगे? यहाँ पर मैं एक चीज जो है वो अनुरोध करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर को जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री दिया था, जैसा आपने कहा डिग्री और डीलिट की मानद, तो उस डिग्री को, मानद उपाधि को ग्रहण करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से जो अनुरोध किया गया था। जी। और उस समय जो है वहाँ के जो वाइस चांसलर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, वो आइजनहावर थे, जो बाद में जो अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट भी बने थे। तो आइजनहावर ने जब डॉक्टर अंबेडकर को संपर्क किया कि ये आपका ये है, और इस पर यूनिवर्सिटी परिषद ने जो है आपको LLD की डिग्री देने का निर्णय लिया है, तो इसको डिग्री लेने के लिए आप यहाँ आइए, और उसी में जो है भारत यहाँ के एक स्टूडेंट तमाम जो है आपको सुनना भी चाहते हैं। जी। तो जब वो जो है डॉक्टर अंबेडकर से ये अनुरोध किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और यह कहते हुए रिफ्यूज किया कि भारत का संविधान अभी लागू हुआ है और मैं भारत का कानून मंत्री हूँ, इसलिए इसको ठीक ढंग से लागू करवाने की जिम्मेदारी मेरे पास है। जी। और मेरे पास इस समय इतना समय नहीं है कि मैं उसको छोड़ करके, महत्वपूर्ण काम को छोड़ करके डिग्री लेने आऊँ। आज तो प्रधानमंत्री भी एक गुलाबी पे दौड़ते चले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, डिग्री लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तब आइजनहावर ने इनसे फिर कहा, तो आप अपने अनुसार टाइम दे दीजिए कि जब आए। और डॉक्टर अंबेडकर ने वो जो समय दिया, वो जो उस समय संविधान सभा का खत्म हो रहा था पीरियड, तो दूसरा चुनाव हो रहा था, उसके बाद का समय दिया कि मैं तब तक पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तब मैं आ जाऊंगा। और उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप सपत्नीक आएंगे। ये जो हम डिग्री दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपने एक छात्र को यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, उसकी पत्नी भी जाने की इसमें हमारे पति का क्या योगदान है। तो आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति भारत का कानून मंत्री रह चुका हो, इतने बड़ा नेता रहा हो, उसके पास 2 टिकट का पैसा नहीं।
और डॉक्टर अंबेडकर अकेले गए थे। उन्होंने इसलिए मना कर दिया था कि मैं पत्नी को नहीं ला पाऊंगा, नहीं ला मैं पाऊंगा, अकेले मेरे पास आऊंगा। पैसा, मैं अकेले आऊंगा। मेरे पास तो पैसा नहीं। अकेले गए और तब उनको सुनने के लिए जो है 4048 एक्स स्टूडेंट आए थे, जी जी दुनिया भर के उनको सुनने के लिए आए थे। तो आप समझ सकते हो कि संविधान को कितने ढंग से डॉक्टर अंबेडकर जानते थे और कितना और लोग जानते थे। जी सर। जहाँ पर डॉक्टर साहब आपने जो है एससी ओबीसी की बात की है कि ये लोग डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ इस तरह का ब्लेम करते हैं, इसके बारे में मेरा ये कथन है कि जिनको एससी ओबीसी एसटी कहा जाता है, इनको खुद को पता नहीं है कि ये क्यों एससी है या क्यों एसटी है या क्यों ओबीसी है, या एससी एसटी ओबीसी की परिभाषा क्या है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारंभिक रूप से इन तीनों के ही लिए जो शब्द यूज किया था, दैट वाज द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज। जी सर। तो इनकी खोज के लिए जो पहली लिस्ट बनी उसको कहा गया शेड्यूल ऑफ डिप्रेस्ड कम्युनिटीज, है नी? लेकिन इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में एससी कहने लगे, शेड्यूल कास्ट कहने लगे, बाकी चीजें हट गई, तो उसका किसी को परिभाषा नहीं पता है। होता यह है कि एक क्लास में एक बच्चा रमेश नाम का पढ़ रहा है, दूसरा फिर से रमेश नाम का बच्चा आ गया, तो अध्यापक जो है उसको आगे डिस्टिंग्विश करने के लिए रमेश फर्स्ट रमेश सेकंड लिख देता है। ठीक उसी तरह से डिप्रेस्ड क्लासेस की एक लिस्ट बन चुकी थी, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए जो लिस्ट बनी दोबारा, उसकी पूरी टाइटल थी अदर शेड्यूल ऑफ डिप्रेस्ड कम्युनिटीज। तो पहले वाले से डिप्रेस्ड गायब कर दिया, दूसरे वाले में डिप्रेस्ड की जगह बैकवर्ड लिख दिया, और दूसरे वाले में से शेड्यूल शब्द गायब कर दिया। इसलिए आपको लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी अलग अलग चीज है। सच्चाई यह है कि तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये एक ही है। और इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि एक ही कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सूची में। जी सर जी। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं आपको, उड़ीसा और बंगाल, वहां पर लोहार जो है शेड्यूल कास्ट है, यूपी में जो है लोहार जो है ओबीसी है, तेली हरियाणा में शेड्यूल कास्ट है, यूपी में ओबीसी है, पासी यूपी में शेड्यूल कास्ट है, लेकिन कर्नाटक और केरल में यही ओबीसी है, और असम में अभी वो जनरल में पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि हमको शेड्यूल कास्ट बनाओ। तो यह स्थिति सबकी है, इसलिए सबसे पहले जरूरी यह चीज है कि जो लोग ये बकवास कर रहे हैं, इनको जो है एससी एसटी ओबीसी की परिभाषा बताई जाए, और ये जान लें जिस दिन ये इन शब्दों की परिभाषा जान लेंगे, इनके बीच का भेद मिट जाएगा, और उस दिन जातियां खत्म हो जाएंगी और वो जो है एक छतरी के नीचे आ जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। जी जी। उन्होंने गरीबी मिटाने पर कोई किताब नहीं लिखी। उनका पहला लक्ष्य था कि सारी समस्याओं का समाधान ये है कि जातियां मिटा दिया जाए, और तभी एक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना विस्तार पूर्वक संविधान सभा पर और संविधान पर, उसके स्टार्टिंग पर जो इतना बढ़िया वचन दिया और हम सबको जो है अनुग्रहित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनसाराम जी। आप आए यहाँ पर जो है, आपने सुना और इस चर्चा में परिचर्चा में भाग लिया। मैं अपने पाठकों से, अपने चैनल के लोगों से और अन्य लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, आप उसको पहले पढ़ें और सुनें और देखें, समझें, फिर बाबा साहब या संविधान पर अपने विचार व्यक्त करें, ऐसे ही किसी के बहकावे में ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं डॉक्टर रिस्पन सिंह का, और जो साथ में हमारे साथी जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ में मनसाराम जी बैठे हैं, हम अपने आवाज़ पर इन तीनों लोगों का जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है डॉक्टर अम्बेडकर पर होने वाली इस डिबेट में मुझको लायक समझा, और मैं अपने कुछ विचार रख सका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।